बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं वो हवा के रुख बदल गए, आखिरी और पांचवी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इक़्सात, तमाम नॉवेल और तमाम कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया। और फिर बहुत सारे दिन गुजर गए। इसने एमए करके एक कॉलेज में जॉब कर ली। काशिफ आला तालीम के लिए बाहर चला गया। फूफो के घर से फिर कभी कोई इतला ना आई। कितना दिल चाहता था इसका कि वो उधर जाए, फूफो के पास रहे, तैमूर और तनवीर भाई से मिले, लेकिन कितने फासले हो गए थे इनके दरमियान। बाहर जाने से पहले काशिफ तनवीर से मिलने गया था तो इसने आकर बताया था कि तैमूर भाई बहुत अरसा बीमार रहे, जॉब छोड़ दी थी, किसी से कुछ नहीं कहते थे, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहते थे। अब कुछ सिमले हैं तो मुल्क से बाहर चले गए हैं, गालबन सऊदी अरब। तब इसने बड़े खलूस से इनके लिए दुआ की थी। काशिफ चला गया तो फिर कोई रास्ता ही ना रहा। पता नहीं अब वो कैसे थे, कहाँ थे। वो अक्सर सोचती। समो आपा तो बहुत खुश थी। कभी कभी इनका ख़त आ जाता था। वो तो एक बच्ची की माँ भी बन गई थी। फैरी के ढेरों फ़ोटो उन्होंने भेजे थे। बहुत प्यारी थी, बिल्कुल सम्मो आपा की तरह। वो सबके लिए सोचती थी, सबके लिए दुआएं करती थी, लेकिन ख़ुद अपने लिए उसने कभी नहीं सोचा था। बस कभी कभी एक खलिश सी दिल में जाग उठती थी। पहलू में दर्द सा था, मध्यम मध्यम दर्द। और बस अम्मा ने बहुत कोशिश की थी कि इसका और चांद का ब्याह हो जाए। चांद भी ख्वाहिशमंद था। इसने करामत मामू को भी रजामंद कर लिया था, लेकिन वो ख़ुद को आमादा ना कर सकी। अब्बा अम्मा इसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। अम्मा प्लीज़, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ज़िद नहीं की। प्लीज़ मेरी ये बात मान लें, मुझे शादी के लिए मजबूर ना करें। मैं भी अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं पाती। क्या तू कहीं किसी और से शादी करना चाहती है? अम्मा ने खुश शक से पूछा। नहीं अम्मा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं शादी ही नहीं करना चाहती। जब कभी मैंने अपने आप को इसके लिए आमादा पाया तो आपको भी बता दूंगी, फिर जहाँ आपका दिल चाहेगा। क्या बुढ़ापे में तेरा दिल आमादा होगा मीनू? अम्मी बड़बड़ा रही थी, लेकिन उन्होंने इसे मजबूर नहीं किया था। अब वो बड़े मज़े से जॉब कर रही थी और यूं इसने 15 तवील बरस बता दिए। अब तो अम्मा ने भी इसे कुछ कहना छोड़ दिया था। काशिफ की शादी भी हो गई थी। इसके 2 प्यारे प्यारे बेटे थे और वो भी अमेरिका में ही सेटल हो गया था। बस कभी कभार बरस 2 बरस बाद चक्कर लगाता था। अलबत्ता सम्मो आपा तो अमेरिका कुछ इतना पसंद आया था कि वो पलट कर कभी ना आई। शायद तैमूर भाई भी और तीनी की भी शादी हो गई होगी। वो कभी कभी सोचती, शायद इनके मुस्तरिब दिल को करार आ गया होगा, और शायद अब वो सम्मो आपा को याद ना करते होंगे। इनकी बीवी अच्छी सी, प्यारी सी और मोहब्बत करने वाली, और बच्चे हों खूबसूरत से शरीर, आँखों वाले, और इनकी मोहब्बत में गुम होकर तैमूर भाई सम्मो आपा का दिया हुआ दुख भूल गए हों। लेकिन इसका ख्याल गलत था। तैमूर ने सम्मो को नहीं भुलाया था और ना ही शादी की थी। 15 बरस बाद अचानक वो इसे नज़र आ गए थे। वो कॉलेज की लड़कियों को तालीमी टूर पर टेक्सला लेकर गई थी और वहीं इसे मिले थे। तैमूर भाई, तैमूर भाई, वो इन्हें पुकारती हुई यूं इनकी तरफ भागी जैसे वो एक जिम्मेदार लेक्चरर नहीं, 15 बरस पहले की 17 साल मीनू हो। मीनू तुम? तैमूर मुड़कर हैरत से इसे देखने लगे थे। आप कैसे हैं तैमूर भाई? आपने फिर मुड़कर अपनी खबर ही ना दी, इसने शिकवा किया। इसकी आंखें नम हुई जा रही थी। मैंने खबर नहीं दी तो तुमने कौन सा खबर ली? वो मुस्कुराए बगैर अफसुदा सी मुस्कुराहट। मैं कैसे खबर लेती तैमूर भाई? काशी चला गया तो फिर रास्ता ही टूट गया। वो तो वहीं बस गया है, अमेरिका में ही। आप बताएं फूफो कैसी हैं? तीनी का क्या हाल है? सब ठीक है मीनू, उन्होंने थके थके लहजे में कहा, और वहीं अजायब घर की सीढ़ियों पर बैठ गए। इसने मुड़कर मिसेस प्राचा को बताया कि ये इसके कज़न हैं, अचानक मिल गए हैं और वो कुछ देर इनसे बातें करना चाहती है। कोई बात नहीं, आप इत्मीनान से बातें करें। मिसेस प्राचा लड़कियों को लेकर आगे बढ़ गई तो इनके पास ही आकर बैठ गई। तनवीर बहुत सोबर और संजीदा से लग रहे थे। इनकी खूबसूरत आंखों में एक बेनाम सी उदासी का तासुर था। आप यहाँ कैसे तैमूर भाई?
मैं आजकल इस्लामाबाद में हूँ। कुछ दोस्त ज़बरदस्ती ले आए, वो अंदर हैं, मैं यहाँ आ गया। ओह, तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ आई थी, पढ़ाती हूँ। अच्छा, उन्होंने गौर से इसे देखा। इन 15 बरसों में वो कुछ ज़्यादा नहीं बदली थी, बस कुछ संजीदा हो गई थी। मामू जान कैसे हैं? अब्बा रिटायर हो गए हैं, इनका दिल बहुत चाहता है आपसे, फूफो से मिलने को, लेकिन वो अब भी फूफो से शर्मिंदा हैं। जब से काशी ने इन्हें बताया था कि आप बीमार पड़ गए थे, तब से वो खुद को मुजरिम समझने लगे हैं। नहीं, भला इनका क्या कसूर? ये तो मुकद्दर के खेल होते हैं मीनू, कोई हार जाता है और कोई जीत जाता है। अपनी किस्मत ही में हार ही सही। तैमूर भाई, आप अभी तक सम्मो आपा को नहीं भूले? इसने झिझकते झिझकते पूछा, लेकिन तैमूर ने कोई जवाब ना दिया। वो पाँव के करीब उगी हुई घास को पाँव से मसलते रहे तो इसने ज़रा देर बाद फिर पूछा, आप सब सऊदी अरब से कब आए तैमूर भाई? तीनी की शादी पर आया था, फिर अम्मा ने जाने ही ना दिया और मैंने जॉब कर ली। हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ इस्लामाबाद हुआ है। ज़िंदगी गुजारने का कोई हेला तो होना चाहिए ना मीनू। तो बता, तेरा मियाँ कैसा है? किसका घर बसाया है तूने? मैंने शादी नहीं की तैमूर भाई, इसने घास की पत्तियां नोचते हुए कहा। क्यों? तैमूर को हैरत हुई। अम्मा तो कह रही थी कि तुम चाँद से, बस दिल ही आमादा नहीं हुआ तैमूर भाई। क्यों मीनू, तेरे दिल को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। इसने बात बदल दी और इन्हें काशी के बच्चों के बारे में बताने लगी। और फिर वो दोनों तब तक वहीं बैठे रहे जब तक कि लड़कियां चाय भर की सैर करके वापस ना पलट आईं। आने से पहले इसने तैमूर से इस्लामाबाद का पता ले लिया था। किसी दिन अब्बा को लेकर आऊँगी, इसने वादा किया। ये जान के इसे बहुत दुख हुआ था कि तैमूर ने शादी नहीं की थी। इसके इस्तफसार पर वो हंस दिए थे, अफसुदा सी हंसी। शादी तो जिंदा लोग करते हैं मीनू, और मैं तो इसी दिन मर गया था जब सम्मो ने मुझे ठुकराया था। और ये जो तुम्हें चलता फिरता दिखाई दे रहा हूँ ना, तो सिर्फ अम्मा की और तुम्हारी दुआओं के तुफैल। मुझे यकीन है मीनू, तू मेरे लिए दुआएं करती होगी। हूँ, इसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने आपकी पुरसुकून और सुख के लिए बहुत दुआएं मांगी, लेकिन शायद मेरी दुआएं बेअसर थीं। नहीं मीनू, तुम्हारी दुआएं ही तो हैं जिनसे मेरा बेकरार और मुस्तरब दिल ठहर सा गया है। और वरना पता है, वो फिर हंसे, टूटी हुई दिल गिरफ्तार सी हंसी। मेरा तो दिल चाहता था कि गिरबान चाक करके सहराओं में निकल जाऊं। अच्छा, तू बता, सम्मो कैसी है? खुश है ना? कितने बच्चे हैं इसके? हाँ, खुश हैं। वो तो ऐसी गई कि फिर लौट कर ही ना आई। एक बेटा और बेटी है इनकी, इसने तफसील से बताया। अच्छा, खुश रहे, उन्होंने दुआ दी। आप आइएगा ना तैमूर भाई, ये 3 घंटे का तो इसे रास्ता है, आऊँगा, उन्होंने वादा कर लिया। और फिर कितने दिन गुजर गए, वो इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना आए। कई बार इसने सोचा वो किसी दिन तैमूर से मिल आए, अब्बा को साथ लेकर, लेकिन अब्बा की तबीयत ही ठीक न थी। और इन्हीं दिनों जब अब्बा की तबीयत ज़रा संभली थी और वो इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम बना रही थी कि अचानक इसकी ट्रांसफ़र के आर्डर आ गए। इसने ट्रांसफ़र रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसे इस्लामाबाद जाना ही पड़ा। अच्छी तरह एडजस्ट होने के बाद एक रोज़ वो तैमूर का एड्रेस लेकर इनके घर पहुंच गई और लम्हा भर को तो हैरान रह गई। कितना शानदार घर था, न जाने कितने किनाल के रकबे पर फैला हुआ था। शायद तैमूर ने सऊदी अरब में बहुत पैसा कमाया है। इसने गेट पर लगी हुई तख्ती को देखा। तैमूर मुराद शाह, वो सही जगह पहुंची थी। ये शानदार और खूबसूरत घर इन्हीं का था। तैमूर घर पर ही थे। लॉन में कुर्सी बिछाए आंखें मूंदे जाने क्या सोच रहे थे। इसे देखकर खुश हो गए। अरे मीनू, तुम अकेली कैसे आ गई हो? मामू जान नहीं आए? आप जो नहीं आए तो मैंने सोचा चलो मैं ही मिल लूँ। सॉरी मीनू, वो शर्मिंदा हो गए। मेरा दिल तो चाह रहा था मामू जान से मिलने को, लेकिन वो तीनी और बच्चे आ गए थे, अभी कल ही गए हैं। तुम्हें मैंने बताया था ना, आजकल लाहौर होता है। 3 बच्चे हैं इसके, इसकी बीवी बहुत अच्छी है, गुलरेज चचा की बेटी शन्नो। आप तीनी को भी ले आते। तीनी, तुम्हें नहीं पता मीनू, वो बड़ा गुस्सीला है। वो तो तुम सब लोगों से नाराज़ है, खफा है। मेरी बेमकसद ज़िंदगी का जिम्मेदार वो तुम सबको समझता है। पागल है ना? गलत तो नहीं समझता। आपकी तबाही के जिम्मेदार हम ही तो हैं, इसने अफसुदगी से कहा। नहीं नहीं मीनू, ऐसा मत कहो। मैंने कहा था ना, ये मुकद्दर के खेल होते हैं। गलती शायद मेरी थी जो मैंने सम्मो के खेल को दिल का रोग बना लिया था। अच्छा खैर छोड़ो,
इस मौजू को। ये बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है? रहोगी ना या आज ही वापस चली जाओगी? मेरा ट्रांसफ़र हो गया है यहाँ। ओह, फिर तो आती रहोगी ना? तुमसे मिलकर अजीब सा सुकून मिला मुझे। तैमूर सचमुच बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने वहीं बैठकर चाय पी और इधर उधर की ढेरों बातें की। अपना घर दिखाया। आपका घर बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ख्वाबों का सा। ये सब तीनी की ज़िद है। किसी ने ये घर ख़रीदा है। वो मेरे इर्द गिर्द खुशियों के ढेर लगाना चाहता है। वो पागल है ना? नहीं समझता जब अंदर के रंग फीके पड़ जाएं तो बाहर कितने ही रंग भर लो, जिंदगी के रंग फीके ही रहते हैं। तुम तो समझती हो ना मीनू? हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। और फिर रात के खाने के बाद तैमूर खुद इसे हॉस्टल छोड़ने आए। एक तवील अरसे बाद ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली आ गई थी। वो छुट्टी वाले दिन तैमूर की तरफ चली जाती और फिर सारा दिन वहीं ही गुजारती। अपने हाथ से खाना पकाती, इनका कमरा साफ करवाती और फिर वो किसी भी मौजू पर घंटों बातें करते, मौसीकी सुनते, किताबें पढ़ते। हैरत अंगेज़ हद तक दोनों की पसंद मिलती थी। और अगर कभी वो ना जाती तो तैमूर खुद से लेने पहुंच जाते। तुम नहीं आई तो दिल उदास हो गया और वो सारे काम छोड़कर चल पड़ती। तैमूर अक्सर बातें करते करते गौर से इसे देखने लगते थे। इन्हें लगता जैसे इसकी आंखों में किसी दुख का रंग हो मुंजमद हो गया हो और चेहरे पर मलाल के मौसम बसेरा किए हों। पता नहीं इतनी अच्छी, इतनी मोहब्बत करने वाली नरम दिल लड़की को क्या दुख है। और फिर इसने शादी भी तो नहीं की। हालांकि कोई भी इसे अपना शरीक ज़िंदगी बनाकर फ़ख्र महसूस कर सकता। कई लोगों ने इसकी रफ़ाकत की तमन्ना की होगी। खुद तीनी ने भी तो एक बार ऐसी ही ख्वाहिश की थी। जब वो और सम्मो इसके घर आए थे तब कहीं कहीं मीनू और तीनी उन्होंने सोचा और इसके दिल पर एक बोझ सा गिरा। सम्मो, तुमने मेरे साथ साथ शायद मीनू की ज़िंदगी भी तबाह कर डाली। काश मुझे पहले ही एहसास हो जाता तो मीनू और तीनी के लिए कुछ करता। और वो इसके लिए दुखी हो गए। मीनू, एक रोज़ उन्होंने इससे पूछा, एक बात बताओगी? हाँ, पूछिए। तुम्हें क्या दुख है? मुझे? वो हैरत से इन्हें देखने लगी। मुझे भला क्या दुख हो सकता है? मीनू, तुम्हें याद है तुमने एक बार जब मैं आखिरी बार तुम्हारे घर गया था तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझूं और तुम अच्छे दोस्तों की तरह हमेशा मेरे लिए दुआ करती रहोगी। हाँ, याद है। मैं जब भी बेहौसला हुआ, जब भी मेरा सब्र बेसब्र हुआ, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और तुम जहाँ कहीं भी होगी मेरे लिए दुआ करती होगी। हाँ तैमूर भाई, मैंने हमेशा आपके लिए दुआ की। क्या अब भी तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो मीनू? हाँ, तो फिर दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते। मैंने तो अपना सीना तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया था, फिर तुम मुझसे क्यों छुपाती हो? नहीं तैमूर भाई, मुझे कोई दुख नहीं है। पता नहीं आपको ये ख्याल क्यों आया। वो हंस दी, लेकिन दिल में वो बरसों पुराना चुभा कांटा फिर कसक देने लगा था। अब वो इन्हें क्या बताती कि 15 बरस कबल तसव्वुराती लड़की ने महज एक बेबुनियाद सी बात पर कितने बड़े महल खड़े कर लिए थे। और जब ये महल हक़ाइक़ की तेज़ आंधी से गिर गए तो इसके दिल की दुनिया वीरान हो गई थी। और आज भी इस दिन के तरह वीरान है। और कभी कभी इस वीराने में तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और बगोले उठते हैं। और ऐसे में इसका दिल चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी इस अलमिया पर चीख मार मार कर रोए। नहीं मीनू, तैमूर ने इसके सोच में डूबे हुए चेहरे की तरफ देखा। मुझे लगता है जैसे तुमने, वो ज़रा झिझके, तुमने भी किसी से मोहब्बत की है और फिर इस मोहब्बत के बिछड़ने का कर्ब सहा है, अजाब झेला है। तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम रेजा रेजा दिल का कर्ब और पारा पारा रूह का दर्द जानती हो, जैसे तुम्हारा अपना दिल रेजा रेजा हुआ और तुम्हें अपनी रूह पारा पारा हो गई हो। ये इतनी बड़ी बात कोई बोल ही नहीं सकता। 17 बरस की उम्र में तुमने कैसे ये दुख महसूस कर लिया? मीनू, कहीं तुम तीनी से? नहीं, इसने तड़प कर इसकी तरफ देखा। मैंने तीनी को हमेशा काशी की तरह जाना है और इसकी कामयाबी और खुशियों के लिए ऐसे ही दुआएं की हैं जैसे काशी के लिए। वो शायद सच कह रही थी। तैमूर ने गौर से इसे देखा। इसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर सच था। वो शर्मिंदा से हो गए। सॉरी मीनू, दरअसल कभी कभी बैठे बैठे तुम यहाँ खो सी जाती हो तो तुम्हारी आंखों से ऐसा करब झांकने लगता है जैसे कोई गहरा दर्द तुम्हारी दिल को छील रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही दर्द जैसा मेरे दिल में तराजू हो गया है। मैं दरअसल कभी कभी आपकी नाकाम ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह आपकी इस नाकाम ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूँ, किस तरह आपके दिल से दर्द के इस कांटे को खींच लूँ
जो 15 बरस से इस तरह आपके दिल में पेवस्त है। आप कितना भी मुतमईन दिखाई देने की कोशिश करें तैमूर भाई, मैं आपके सीने के ज़ख्म देख सकती हूँ। आपकी आंखों में करवटें लेते दर्द को महसूस कर सकती हूँ। आपकी मजरूह हंसी का कांच मेरे दिल में चुभता है और मुझे आपकी आंखों में आसिबी साए मंडलाते दिखाई देते हैं। पागल हो तुम मीनू। वो हंस दिए, वही मजरूह हंसी जिस जैसे कांच इसके दिल में चुभता था। मैं दुख के इस गहरे समंदर में ज़रूर गिर गया हूँ। इसे पाटने में मुझे बहुत वक्त भी लगा है, लेकिन अब मैं सतह पर हूँ और डूबने का कोई खदशा नहीं। हाँ, अलबत्ता तूफान ने जिस तरह मेरे वजूद को लीर लीर किया है, इसके असर तो रहेंगे ना। आप शादी क्यों नहीं कर लेते किसी बहुत अच्छी, बहुत मुखलिस लड़की से? शादी? उन्होंने हैरत से उसे देखा। मेरे पास क्या है किसी को देने के लिए, सिवाय एक शिकस्ता दिल और टूटे फूटे वजूद के? पता नहीं क्यों मुझे यकीन है तैमूर भाई कि कोई बहुत अच्छी, बहुत मुखलिस लड़की आपकी ज़िंदगी के आसमान पर छाए दुख के इस गुबार को ख़त्म कर देगी। फिर आप सच्ची हंसी हंसेंगे। और वो कहती रही बड़े जज्ब से, और तैमूर आंखें खोले इसे देखते रहे और सोचते रहे, ये मीनू कितनी अजीब और मुख्तलिफ लड़की है। हमदर्द, मुखलिस, सच्ची और नरम खूब। इसने सच्चे दोस्तों की तरह मेरे लिए दुआएं की और कितनी दर्दमंदी से मेरा दर्द बांटा है, और कैसे ठंडी और नरम रुख चांदनी की तरह मेरी ज़िंदगी में दर आई है। तीनी, अब आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इससे कहूँगी कि वो आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की, वो लड़की तुम नहीं हो सकती मीनू। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उन्होंने सोचा और फिर खुद ही नादिम हो गए। ये मेरे जहन में ऐसा ख्याल क्यों आया? क्या सोचेगी वो? उन्होंने अपने आप को तंबीह की, लेकिन इस तंबीह के बावजूद अक्सर रातों की तन्हाई में इन्हें इसका ख्याल आ जाता और वो बड़ी दर्दमंदी से सोचते कि वो और मीनू अगर ज़िंदगी के कुछ बाकी मांदा सफ़र को मिलकर तय कर लें तो सफ़र सहल हो जाएगा। मगर वो इससे ये सब कहने की हिम्मत नहीं पा रहे थे। कई बार उन्होंने इरादा बांधा और तोड़ दिया। कई बार वो इससे कहते कहते रुक गए और मीनू इनके अंदर की कशमकश से बेनियाज इसी दर्दमंदी और खलूस से इनका दर्द बांटती रही। और कॉलेज से मौसम सरमा की छुट्टियां हो गईं। तैमूर इसके जाने से उदास हो गए थे और इसका भी घर में दिल नहीं लग रहा था। कई बार तैमूर का ख्याल आया। जीनत लारा को पता चला कि तैमूर ने अभी तक शादी नहीं की तो इनकी आंखें चमक उठीं। अरे सुने, जाफ़र अली शाह, अगर तैमूर और मीनू की शादी हो जाए तो। उन्होंने सरगोशी की, जिसे मीनू ने साफ सुना, लेकिन जब जाफ़र अली शाह खामोश ही रहे। उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया। अब वो इनकी बातों पर खामोश ही रहते थे। वैसे जाफ़र अली शाह, ये तुम्हारे तैमूर हैं बड़े बेमुरवत। ये 4 कदम पर रहते हैं और कभी खबर नहीं ली कि मामू किस हाल में हैं। आपने कौन सी खबर ली? अम्मा, इसने जल कर कहा, ज़ख्म तो आपने लगाए थे, फिर मरहम भी तो आपको ही तलाश करना चाहिए था। इसने सोचा और वहाँ से चली आई। जीनत आरा बड़बड़ा रही थी, ये लड़की तो फूफो की हिमायत में हमेशा मुझसे यूं लड़ी है जैसे इनकी कोख से ही जन्म लिया हो। इसने अम्मा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था कि वो तो हमेशा से ही ऐसे उल्टे सीधे जोड़ मिलाती आई थी। लेकिन खुद इस रोज़ तैमूर के बारे में सोचते हुए इस पर इंकशाफ हुआ कि मोहब्बत का वो पौधा जिसे इसने अपनी दानिश में बड़े जड़ से उखाड़ फेंका था, फिर से हरा हो गया है। इस इंकशाफ के लम्हे भर के लिए इसे शर्तर कर दिया। अब इस उम्र में ऐसी अनहोनी ख्वाहिशें क्यों मेरे दिल में पैदा हो रही हैं? इसने परेशानी से सोचा और अहद किया कि वो तैमूर से ज़्यादा नहीं मिलेगी, बस कभी कभी जाया करेगी। लेकिन वो अपने इस आहद पर पूरी ना उतर सकी और इस्लामाबाद पहुंचते ही सीधी तैमूर की तरफ गई। तनवीर भी आया हुआ था। तनवीर को देखकर वो बहुत खुश हुई। अरे तीनी, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, इसने बड़ी रुखाई से जवाब दिया। नाराज़ हो क्या? वो नहीं वो हंस दी। अपनों से खफा नहीं होते तनवीर, मैंने तो तुम सब लोगों को बहुत याद किया और तुम सब के लिए बहुत दुआएं की। लेकिन तनवीर ने इससे ज़्यादा बात नहीं की। वो शायद इससे बहुत ज़्यादा खफा और नाराज़ था। खैर, मना लूँगी, इसने सोचा और तैमूर को और अब्बा के मुतालिक बताने लगी कि वो सब इसे याद करते हैं। वो और तैमूर बातें करते रहे और तनवीर रूठा रूठा सा बैठा मैगज़ीन देखता रहा। और जब किसी काम से तैमूर बाहर गए तो अचानक इसकी तरफ मुड़ा। मीनू, मैं आपको इस तरह तैमूर भाई के दिल से खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। तीनी, वह हैरत से इसे देखने लगी। क्या कह रहे हो तुम? दिलों से खेलना तो शायद आप लोगों की हॉबी है, लेकिन ये खेल किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। आपसे किसने कहा है
کہ آپ یہاں آ کر اپنی محبت اور ہمدردیاں بانٹیں، اور جب آپ کی یہ محبت کسی کے دل کو اسیر کر لیں تو آپ اس دل کو پاؤں تلے رونتی ہوئی چلی جائیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں مینو کہ میرے بھائی کی راہ سے ہٹ جائیں، انہیں معاف کر دیں کہ ان کا کمزور دل مزید کوئی درد صدمہ نہیں سہ سکتا۔ تنویر، اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ ایک دم اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی، اور پھر اپنے کمرے میں آ کر وہ خوب روئی۔ تنویر ایسا سمجھتا ہے مجھے، اسے کیا پتا کہ میں نے کتنی گہری اور شدید محبت کی ہے تنویر سے، بغیر کسی غرض، بغیر کسی لالچ کے۔ رونے سے اس کے سر میں درد ہونے لگا اور وہ چائے بنانے کے لیے اٹھی تو مائی نے بتایا کہ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہہ دے کہ اسے کسی سے نہیں ملنا، اس اجنبی شہر میں اور کون آ سکتا ہے سوائے تیمور کے، یقیناً وہی ہوں گے، اور تینوں نے تینی کے رویے کی معذرت کرنے آئے ہوں گے، لیکن پھر جانے کیا سوچ کر وہ باہر چلی گئی۔ تیمور کی گاڑی سے ٹیک لگائے تنویر کھڑا تھا۔ تم تنویر؟ ہاں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، مگر کچھ نہیں۔ تنویر نے بڑی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف دھکیلا۔ چلیں، بیٹھیں اندر۔ آپ اس طرح چلی آئیں تو تیمور بھائی بہت خفا ہوئے مجھ پر کہ میں نے ان کی پیاری سی دوست کو ناراض کر دیا، اور میں نے سوچا کہ چلو میں نے خفا کیا ہے، میں ہی منا لاتا ہوں۔ آپ روتی نہیں ہیں مینو؟ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میرے رویے سے آپ کو دکھ پہنچا، لیکن آپ نہیں جانتی مینو، آپ نے تیمور بھائی کی وہ دیوانگی نہیں دیکھی، ان کا وہ حال نہیں دیکھا۔ اماں تو ان کے غم میں چارپائی سے لگی تھیں، پھر شاید خدا کو ہماری حالت پر رحم آ گیا کہ تیمور بھائی سنبھل گئے۔ میں جانتی ہوں تینی، اور میں نے تمہاری باتوں کا برا نہیں مانا، تو آپ اب ناراض نہیں ہیں نا مجھ سے؟ معصومیت سے اس نے اس کی طرف دیکھا۔ تیمور سے 15 برس پہلے کا تنویر لگا۔ نہیں، میں کم لوگوں سے ہی ناراض ہو سکتی ہوں تینی۔ اچھا تو پھر ایک بات کہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہوں، کہو۔ آپ وہ ذرا سا جھکا۔ آپ تیمور بھائی سے شادی کر لیں، آپ کے ان کی غم آشنا ہے، اور آپ ان کے دکھ کو شیئر بھی کیا ہے۔ آپ جس طرح انہیں سمجھ سکتی ہیں شاید کوئی اور لڑکی نہ سمجھ سکے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں اس عمر میں شادی کرتی اچھی لگوں گی؟ کیا ہوا ہے آپ کی عمر کو؟ تنویر نے شوخی سے اس کا جائزہ لیا۔ ایمان سے 25 برس سے زیادہ کی نہیں لگتی، اور اگر جو میں 3 بچوں کا باپ نہ ہوتا تو یقیناً میرا دل بھی آپ کو دیکھ کر بے ایمان ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے سنبھالا ہے۔ اس کے رخساروں پر شفق سے دوڑ گئی۔ شرارت نہیں تنویر، میں سنجیدہ ہوں مینو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ تنویر بھائی کی زندگی کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا سکتی ہیں، اور ان کی ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارہ دلا سکتی ہیں۔ سال بھر پہلے کی اور آج کی تیمور بھائی میں نے بہت فرق محسوس کیا ہے۔ وہ آپ سے ملنے کے بعد بہت بدلے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کی زندگی پر چھائے ہوئے غم کے بادل اتنے گہرے نہ رہے ہوں، اور ان کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے آسیبی سائے کم ہو گئے ہوں۔ خدا کی قسم مینو، وہ دن بدن زندگی سے دور ہوتے جا رہے تھے، لیکن اب انہیں زندگی کی طرف لا رہی ہیں۔ مگر وہ شاید یہ بات پسند نہ کریں، اس نے آہستگی سے کہا۔ ان کی آپ فکر نہ کریں، انہوں نے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ اس نے کہکا لگایا۔ بس آپ اپنی کہیں، اس ٹوٹے ہوئے شکستہ آدمی کا ساتھ منظور ہے آپ کو؟ میں اس کے بعد بھیگ گئی تھی۔ میری تو ہمیشہ ہی یہ خواہش رہی تنویر کہ میں کسی طرح اس دکھ کا کفارہ ادا کر سکوں جو آپا نے تم سب لوگوں کو دیا تھا۔ تو بس پھر کفارہ ادا کیجیے، میں بہت جلد اماں کو لے کر آؤں گا۔ وہ گنگنانے لگا، اور اس نے مطمئن سا ہو کر سیٹ کی پشت سے سر ٹیک لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ پھپھو آتی، سید جعفر علی شاہ بیمار پڑ گئے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، اور ڈاکٹر ان کی حالت سے مطمئن نہ تھے۔ تیمور اور تنویر ان کی حالت کا سن کر اس کے ساتھ ہی آئے تھے، اور ان کے آنے سے اسے بڑی ڈھارس ملی تھی۔ زینت آرا بھی بار بار ان کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ ایک شام اچانک ان کی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر انہیں ایمرجنسی میں لے گئے تو تنویر طیبہ بیگم کو لینے چلے گئے۔ اگر ماموں جان کو کچھ ہو گیا تو اماں بہت ناراض ہوں گی۔ انہیں اطلاع نہیں دی، اور پھر جب تنویر انہیں لے کر آیا تو ابا کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی، اور ان کے اور پھپھو کے ملنے کا منظر، پھپھو اس قدر روئیں، اور سید جعفر علی شاہ بھی تو خود اس کی بھی ہچکی بن گئی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں، اور ان آنسوؤں میں اس کا دل کا میل دھل گیا، اور وہ سب آپس میں اس طرح گھل مل گئے جیسے کبھی ان کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔
اور کوئی ناراضگی نہ تھی۔ تنویر جعفر علی شاہ کے گھر آ جانے کے بعد لاہور چلا گیا، البتہ پھپھو اور تیمور وہاں ہی تھے۔ اس نے بھی 1 ماہ کی مزید چھٹی لے لی تھی۔ کاشف ابا کی بیماری کا سن کر آیا تو سمو آپا فیری بھی ان کے ساتھ تھے۔ سمو پورے 17 برس بعد آئی تھی۔ فیری بہت خوبصورت تھی، سمو آپا سے بھی کہیں زیادہ۔ نیلی نیلی مجھ جیسی آنکھوں، اس کی فطرت میں بسا تھا۔ کبھی وہ مینو کے پاس بیٹھتی ہوتی، کبھی تیمور کے گرد گھوم رہی ہوتی اور کبھی سید جعفر علی شاہ کے پاس بیٹھی انہیں لطیفے سنا رہی ہوتی۔ مینو کو بہت اچھی لگی تھی، شوخ شریر اور حساس تھی۔ تیمور سمو آپا کے آنے کے کچھ دن بعد واپس اسلام آباد چلے گئے تھے اور پھوپھو چونکہ افراتفری میں آئی تھی اس لیے وہ کچھ دن بعد پھر آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ سمو مستقل طور پر ہی آ گئی تھی۔ نادر نے اپنے کسی دوست کے توسط سے اسلام آباد میں گھر لے لیا تھا اور اب نادر کے آنے کے بعد وہ اسلام آباد منتقل ہو جانے سمو بہت خوش اور مطمئن تھی اور ان کی زندگی میں دور دور تک کسی پچھتاوے کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ سارے دن امریکہ کی باتیں کرتی رہتی، وہاں کے کلچر کی اور وہاں کی رنگینی کی۔ ایک شخص کی زندگی کو تباہ کر کے بھی وہ کتنی مطمئن ہے، مینو حیران ہو کر سوچتی، اور کتنی خوش۔ سید جعفر علی شاہ کی طبیعت سنبھلی تو ایک روز زینت آرا نے دبے لفظوں میں سمینا سے کہا، میں سوچ رہی ہوں اب تم آئی ہو تو مینو کے فرض سے بھی سبکدوش ہو لوں۔ بہت ضد مان لی اس کی۔ وہ قریب ہی بیٹھی بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی کیونکہ اس کی چھٹی ختم ہونے والی تھی۔ کوئی لڑکا ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں، اپنا تیمور، اور کون؟ طیبہ نے سرسری سا ذکر کیا۔ تمہارے ابا کی بیماری کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کی، اب آئیں شاید باقاعدہ رشتہ دیں۔ سمو حیران سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تیمور سے کوئی اور نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ باولی ہوئی ہو لڑکی، اب اس عمر میں سے باہر سے رشتے آئیں گے؟ وہ تو بس شاید اس کے نصیب میں ہی تیمور تھے جو اب تک شادی نہیں کی تھی، ورنہ مگر اماں یہ مناسب نہیں ہے۔ سمو نے احتجاج کیا تو مینو کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیوں مناسب نہیں ہے؟ زینت آرا نے جھلا کر انہیں دیکھا۔ اپنا خون ہے، خاندان پوچھنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ بات نہیں ہے اماں، آپ سمجھ نہیں رہی۔ میرا مطلب یہ تھا، اس گھر سے ایک بار تیمور کا انکار ہوا ہے، اب کہیں وہ مینو سے انتقام نہ لیں۔ یہ چھوڑو سمو، بیکار کے وسوسے نہ پالو، وہ آپ کی طرح نہیں ہیں، تنگ نظر اور کم ظرف۔ مینو نے جل کر سوچا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی، لیکن اس کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ سمو اس کے اور تیمور کی شادی کے زبردست مخالفت کر رہی تھی اور اپنی بات کی مضبوطی کے لیے ایک کے بعد ایک دلیل دے رہی تھیں۔ نہیں، تیمور پر بہت سے اعتراض تھے۔ بہرحال انہوں نے ہولے سے سر جھٹکا۔ مجھ سے اماں نے پوچھا تو میں صاف کہہ دوں گی کہ مجھے تیمور کا ساتھ منظور ہے، خواہ وہ جیسے بھی ہیں، خالی ہاتھ ہیں یا خالی دامن۔ مجھے دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تو نہ صحیح، لیکن میرے پاس تو بہت کچھ ہے انہیں دینے کے لیے، محبتیں، چاہتیں اور خلوص۔ اتنے سالوں بعد اچانک سمو کو دیکھ کر ان کے زخموں کے منہ کھل گئے تھے۔ تنویر ان کے پاس ہی تھا۔ تیمور بھائی بہت مضطرب ہے، اس نے مینو کو بتایا۔ میں چاہتا تھا آپ جلد از جلد بھیا کی زندگی میں شامل ہو جائیں، آپ کی رفاقت شاید ان کے لیے مرہم ثابت ہو، لیکن اماں وہاں گاؤں جا کر پھنس گئی ہیں۔ ابا کو معمولی بخار ہے، لیکن وہ اس عمر میں اتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں کہ اماں کو اپنے پاس سے ہٹنے ہی نہیں دیتے۔ گیا تھا ایک دن کے لیے، اماں جلد آئیں گی مگر۔ مینو نے غور سے تنویر کو دیکھا جو تیمور کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ مگر کیا؟ تیمور نے پوچھا۔ آپا بہت مخالفت کر رہی ہیں۔ کیوں؟ تنویر نے تیوری چڑھائی۔ انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کے فیصلے کریں؟ آپ کی اپنی زندگی پر پورا حق ہے مینو، دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا مت بننے دیجیے۔ آپ بچی نہیں ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہیں۔ کہہ دیجیے ماموں جان سے کہ آپ تیمور بھائی سے۔ بخدا مینو، اگر سمو آپا نے ایک بار پھر میرے بھائی کی موت کے اندھیرے آروں کی طرف دھکیلا تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جذباتی نہ بنو تنویر، یہ جذباتیت نہیں ہے مینو، میں سمو کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ وہ نہیں چاہتی کہ تیمور بھائی شادی کر کے خوشی حاصل کریں، ان کی خواہش ہے کہ تیمور بھائی ان کی جوگ میں دنیا تیاگ دیں، ان کے انا کو تسکین ملتی رہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ سمو پاپا کے کسی بھی غلط فیصلے کے سامنے سر نہیں جھکائیں گی؟ وعدہ؟ وہ مسکرائی اور اپنا ہاتھ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں آج ہی اماں کو خط لکھتا ہوں
कि जितनी जल्दी हो सके वो मामू के पास जाएं और मसला हल करें। वो खुश दिली से हंस दी। वो जो आपा की शदीद मुखालफत से इसके दिल पर गुबार सा छा गया था, तनवीर की जज्बाती सी गुफ्तगू से खुद ब खुद छट गया। इसने तैमूर की दिलजोई की पूरी कोशिश की। वो काफ़ी संभल गया। तनवीर मुतमईन होकर वापस चला गया और वो वहाँ तैमूर की देखभाल करती रही। लेकिन बिल्कुल अचानक इसके ट्रांसफ़र के आर्डर आ गए। इसके ट्रांसफ़र वापस अपने शहर में हो गया था। जाने से एक रोज़ पहले तैमूर ने इससे कहा, मीनू, तनवीर ने मेरे और तुम्हारे बारे में जो कुछ सोचा है, तुम्हें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, इसने सब नफ़ी में सर हिला दिया। तैमूर ने देखा इसकी आंखों में मलाल के रंग पिघल रहे थे और दुख के मौसम रुखसत हो रहे थे। ये जानने के बावजूद कि मैं एक थका हुआ और हारा हुआ शख्स हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल एक ऐसी लड़की की मोहब्बत में गुजार दिए जिसके नज़दीक मोहब्बत एक खेल था। हाँ, ये जानने के बावजूद इसकी पलकें झुक गईं। अलबत्ता आपको तो तनवीर ने मजबूर नहीं किया ना? नहीं नहीं मीनू, मुझ पर किसी ने जबर नहीं किया। मैं बहुत थक गया हूँ मीनू, और अब चाहता हूँ कोई ऐसा हो जो एक एक करके मेरी सारी सुइयाँ निकाल दे। और तुमसे बेहतर मुझे कोई रफ़ीक नहीं मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा मीनू कि तुम्हें वो सब कुछ दे सकूँ जो तुम्हारा हक़ है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कहीं कोई कोताही हो जाए तो माफ़ कर देना। बस आपकी रफ़ाकत ही मेरे लिए बहुत है। आपका साथ मिल जाए, मुझे किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं है मीनू। तैमूर हैरान होकर उसके चेहरे पर फैलते सिमटते रंगों को देखने लगे और वो उनके इस तरह देखने से यूं घबरा गई जैसे वो 16-17 बरस की लड़की हो, और एकदम खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल आई। वो घर पहुंची तो उसे पता चला कि नादिर हाशमी अमेरिका से आ चुके हैं और सम्मो इस्लामाबाद जाने के लिए सामान बांध रही थी। फिर 1-2 रोज़ बाद वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। तैमूर से ज़रूर मिलना सम्मो। अब उन लोगों से पुरानी रंजिशें भुला दी तो तुम क्यों अपना दिल में मैल रखती हो? और सच तो ये है कि ज़्यादती तो हमारी तरफ से हुई थी। ज़ीना तारा ने तैमूर का पता देते हुए ताकीद की। सम्मो ने बेदिली से एड्रेस लेकर पर्स में रख लिया। ख्वाह ही अम्मा इनके दिल में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करती हैं। भाई अब वो तैमूर से नहीं मिलना चाहती तो ना सही, इसने सोचा। लेकिन समो आपा ना सिर्फ तैमूर से मिलने गई बल्कि इतनी तारीफ़ें की कि वह हैरान रह गई। या अल्लाह, ये समो आपा कैसे पल पल बदलती हैं। ख़त पढ़ कर उसने अम्मा को वापस कर दिया। चलो अच्छा हुआ, अब कम अज़ कम वो मुखालफत तो नहीं करेंगी। वो मुतमईन हो गई। लेकिन ये इत्मीनान उस रोज़ रुखसत हुआ जब एक शाम अचानक ही समूह टीपू को लेकर आ गईं और बहुत देर तक अम्मा के घुटने से जुड़कर बैठी सरगोशियाँ करती रहीं। अम्मा हवन्नौख की तरह मुंह उठाए उन्हें यूं देख रही थी जैसे वो कोई बड़ी अनहोनी बात कर रही हों, और बाहर बरामदे में तख्त पोश पर बैठी लड़कियों के टेस्ट चेक कर रही थी। कभी अम्मा को हैरत भरी हुंकार उसके कानों में पड़ती। टीपू उसके करीब बैठा उसे बता रहा था कि वो अक्सर तैमूर मामू के यहाँ जाते हैं। वो और फैरी को तैमूर मामू का घर बहुत पसंद है। आपने देखा है उनका घर कितना शानदार है। अमेरिका में तो ऐसे घरों में लॉर्ड्स रहते हैं और नौकर कितने हैं। तैमूर अंकल भी तो लॉर्ड हैं। उन्होंने बताया था गांव में उनकी ज़मीनें हैं, आमों के बाग और बड़ा सा घर। वो टीपू की बातें बेध्यानी से सुन रही थी। जहन तो आपा की इस गैर मुतवक्का आमद पर उलझा हुआ था। फूफो भी अभी तक नहीं आई थी। शायद फूफा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई हो। इसने पेन बंद करके तख्त पोश पर रख दिया और उठकर अंदर चली गई। सम्मो उसे देखकर खामोश हो गई। जीना तारा ने अजीब नियाज भरी नज़रों से उसे देखा। क्या बात है अम्मा, कोई परेशानी की बात है क्या? नादिर भाई और फैरी तो ठीक है ना? हाँ हाँ सम्मो अब्बा चहकी, सब खैरियत है मीनू। मैं तो बस यूं ही अब्बा को देखने चली आई और साथ ही सोचा अम्मा से मशवरा भी कर लूँ। कैसा मशवरा आपा? इसने अम्मा के पास बैठते हुए पूछा। मैंने सोचा है मीनू फैरी की शादी कर दूँ। लेकिन आपा वो तो अभी बच्ची है, सिर्फ 16-17 बरस की। हाँ लेकिन मीनू, तुझे पता है आजकल रिश्तों का कितना प्रॉब्लम है। और नादिर तो फैरी की शादी के गर्ज से ही पाकिस्तान सेटल हुए हैं। अच्छा तो कोई लड़का है नज़र में? हाँ मुझे तैमूर बहुत पसंद है, घर की बात है। और फिर मैं फैरी का रिश्ता इसलिए भी तैमूर से कर देना चाहती हूँ कि तलाफ़ी कर सकूँ। मीनू को सम्मो की आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। इन्हें तो हमेशा से हैरान कर देने की आदत थी और वो उसे हैरान करके चली गई थी और वो यूं साकित बैठी थी जैसे पत्थर की हो गई हो। इसका जहन साएं साएं कर रहा था।
बावली हो गई हैं। बड़ी देर बाद अम्मा की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी तो इसने चौंक कर इधर उधर देखा। समू बाहर जा चुकी थी और शायद बाहर टीपू से उलझ रही थी। फैरी की और तैमूर की उम्रों में कितना फ़र्क है, सोचती ही नहीं, कहती है। मर्दों की उम्र कौन देखता है। उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन लफ्ज़ इसके अंदर कहीं गुम हो गए थे। वो अम्मा से पूछना चाहती थी आखिर ये यकायक तैमूर के लिए उनकी मोहब्बत क्यों मर आई, और ये वही तैमूर तो हैं जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया था। वो अभी कल तक तो इनकी शदीद मुखालफत कर रही थी और मीनू के लिए वो इन्हें नामुनासिब लग रहे थे। अब उनमें एकाएक ही ऐसे कैसर ख्वाब के पर लग गए कि वो फैरी और उसकी उम्र के फ़र्क़ों में भी भूल गई। इसे बोलती क्यों नहीं मीनू, क्या बोलूँ अम्मा, उसने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। सच तो ये है कि मुझे सम्मो की बात दिल को लगी नहीं। इसे मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तैयबा ने तुम्हारी ख्वाहिश की थी, खुलकर तो नहीं बात की, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो मैं तैमूर के लिए तुम्हें मांगना चाहती हैं। मैं तो दिल से चाहती थी कि तुम्हारा तैमूर का रिश्ता हो जाए, हमारी ज़िंदगी में तुम अपने घर की हो जाओ। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और घुटनों पर सर रख कर हाथ रख कर खड़ी हो गई। देखूं बुआ ने तुम्हारे अब्बा के लिए सूप बनाया कि नहीं। खुदा इस लड़की को अक्ल दे, हमेशा नई से नई सूझती है। अकल तो इन्हें अच्छी तरह से थी और वो सारे नफ़े नुकसान का हिसाब लगा कर ही आई थी। इतना अच्छा आला पोस्ट पर फाइज ख़ानदानी और सबसे बढ़कर इतना दौलतमंद दामाद इन्हें कहाँ मिलता। मीनू का दिल डूबा जा रहा था। यूँ जैसा अब डूबा तो फिर कभी ना उभर पाएगा। सैयद जाफिर अली शाह ने सुना तो गुस्से से कांपने लगे। दिमाग ख़राब हो गया है उसका। कह दो उससे कि मैंने मीनू का रिश्ता तैमूर से तय कर दिया है। जाते जाते तैयबा ने मुझसे बात की थी। काशिफ अलग खफा था। बड़ी जल्दी आपको तलाफ़ी का ख्याल आया आपा। आ तो गया ना, वो भी एक ढीठ थी। आपने तैमूर से बात की, वो क्या कहते हैं, ये रिश्ता मंजूर भी है या नहीं। इसका क्या है, इससे मैं बात कर लूँगी। पहले और अम्मा अब्बा को तो मना लूँ। आपको अब्बा और अम्मा की रजामंदी की ऐसी क्या ज़रूरत है। दरअसल मैं चाहती हूँ अम्मा खुद बात करें पुप्पो से और कि वो मीनू की बजाय फैरी का रिश्ता देना चाहती हैं। फैरी के बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। आप मीनू से दुश्मनी ना करें आपा। काशिफ बेइंतहा दर्दमंदी से कहा। वो सिर्फ मीनू की खातिर ही तो रुका हुआ था। अब्बा ने उसे रोका था और 1 माह 2 माह के अंदर अंदर मीनू को रुखसत करना चाहते हैं। दुश्मनी कैसी भैया, मीनू को अब कोई शादी की उम्र तो है नहीं। 35 बरस की तो हो चुकी। शादी की ना की बराबर है। अपना कमाती है, इन्हें क्या डर है। आपा, काशिफ को इसके इस रवैये पर बेहद दुख हुआ क्योंकि वो सबके जज्बात से बेनियाज अपने महाज पर डटी हुई थी और मीनू को यकीन था कि बहरहाल जीत उन्हीं की होगी। वो खामोश तमाशाई बनी सब कुछ देख रही थी। वो कॉलेज से आकर सीधी अपने कमरे में घुस जाती। आपा क्या क्या करती फिर रही हैं उसे उसकी खबर ना थी। एक बार फिर उसका दिल रेजा रेजा हुआ जाता था और वजूद पारा पारा हो रहा था। जाने मेरे नसीब में क्या लिखा है, वो सोचती। इसने बगैर जंग किए ही हथियार डाल दिए थे, लेकिन शायद सम्मो को पता नहीं था, इसलिए एक रोज़ वो इसके कमरे में चली आई। मीनू, उन्होंने बड़े प्यार से इसे बुलाया। सारा दिन कमरे में घुसी रहती हो, इस तरह बीमार पड़ जाओगी। हाँ, इस उम्र में ज़्यादा मेहनत थका देती है। उसने एक नज़र इन्हें देखा। वो बड़ी तरोताज़ा और फ्रेश नज़र आ रही थी, जबकि वो इनसे पूरे 8 बरस छोटी थी। अब वो इनसे क्या कहती कि थकन जिस्मानी नहीं, ज़हनी है। मीनू, उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, फैरी तुझे कैसी लगती है। वो आपकी बेटी है आपा, ज़ाहिर है मुझे भी अजीज़ है। मुझे पता है मीनू, तो मुझे हम सबको कितना चाहती है, ये भी कोई पूछने की बात है आपा। मुझे पता है मीनू कि तुझे फैरी का मुस्तकबिल भी अजीज़ है, तो यकीनन फैरी की बेहतरी के लिए सोचेगी। जी, फैरी तैमूर को पसंद करने लगी है मीनू। वो पागल लड़की तैमूर के अलावा किसी से शादी नहीं करना चाहती। वो बड़ी तसव्वुराती लड़की है। मैंने उसे बड़े लाड से पाला है, कभी इसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं की। अब अगर इसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो वो टूट जाएगी। मीनू, तू जानती है इसकी इस उम्र की मोहब्बतें बड़ी दीवानी होती हैं। भला इससे बेहतर कौन जान सकता है, वो भी तो इसी उम्र में। फिर इसने सवालिया नज़र से इन्हें देखा। अम्मा ने तैमूर से बात की थी तो अम्मा हार गईं, इसने सोचा। लेकिन तैमूर ने फैरी से शादी करने से इनकार कर दिया। वो तुमसे शादी करना चाहता है। तैमूर अम्मा को कहाँ मिले। तैमूर आज तुम्हारे कॉलेज में जाने के बाद आए थे और इस वक्त कहीं बाहर गए हैं। फूफो भी 1-2 रोज़ में आने वाली हैं। तुम बात करो तैमूर से, शायद तुम्हारी बात वो मान लें।
और तैमूर ने कहा था कि तुम सम्मो आपा के किसी गलत फैसले के सामने सर ना झुकाना। ओह तेनी, मैं क्या करूं? इसने बेबसी से सोचा। देखो मीनू, शायद ये अभी कम उम्र है, इसके हंसने खेलने और ओढ़ने पहनने के दिन हैं। माफ़ करना, तुम तो अपनी उम्र गुजार चुकी, और अब इस उम्र में अगर तुम शादी ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सम्मो आपा चारों तरफ से हमला करने पर मैं माहिर थी। आप ठीक कहती हैं आपा। इसकी आंखें में धुंधला गईं। अब ये उम्र कोई शादी करने की तो नहीं। मैं तैमूर को समझाऊंगी। फैरी बहुत खूबसूरत है, कम उम्र है, और फिर आपकी बेटी है, वो मान जाएंगे आपा। इसने दिल पर हाथ रख लिया। और तीनी, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा हार गई। सम्मो आपा मसरूर सी इस फातिह जनरल की तरह सर उठाए बाहर चली गईं और इसकी आंखें बरस पड़ीं। वो सोचती रही और ख़ुद को तैमूर से बात करने के लिए तैयार करती रही, और तैमूर खुद ही इसके कमरे में चले आए। मीनू, कहाँ छुपी हुई हो तुम, और ये अंधेरा क्यों किया हुआ है? उन्होंने लाइट जला दी। बस यूं ही कॉलेज से आकर थक गई थी, और आपको भी तो मुझे पता चला, आपा ने बताया था, और बस आपकी तरफ आ ही रही थी। मीनू, वो इसके सामने ही कुर्सी खींच कर बैठ गए। मीनू ने एक नज़र उन पर डाली। वो कुछ उलझे उलझे से लग रहे थे। तुम्हें पता है मुमान जान क्या कह रही हैं? हूँ, इसने सर इस बात में हिला दिया। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हैं? कुछ गलत तो नहीं कह रही वो? इसने आइस्की से कहा। मीनू, तैमूर ने हैरत से उसे देखा। हाँ, फैरी बहुत अच्छी लड़की है, कम उम्र है, खूबसूरत है, और सबसे बढ़कर वो आपको पसंद करती है। अब मेरी उम्र कोई शादी की तो नहीं रही ना? कैसी बातें कर रही हो मीनू? वो मज़ीद उलझ से गए। इंसान को महज अपने लिए तो नहीं सोचना चाहिए, इर्द गिर्द के लोगों का भी उनकी ज़िंदगी में हक होता है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। तैमूर उलझे उलझे उसे ही देख रहे थे। तैमूर, आप फैरी से शादी कर लें प्लीज़, इसने एकदम कहा और निगाहें झुका लीं। आप अम्मा की बात मान लें, वो ठीक कहती हैं। आपको और मुझे इसके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। आप नहीं जानते, इस उम्र की मोहब्बतें बड़ी जालिम होती हैं, रेज़ा रेज़ा कर देती हैं। इस उम्र में आदमी बड़ी बेग़र्ज़ मोहब्बत करता है, इसकी जड़ें अंदर तक चली जाती हैं। और फैरी तो बहुत नाजुक और हसास सी लड़की है, वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तैमूर खाली खाली नज़रों से उसे देख रहे थे, उसकी कही हुई बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब भला इस कदर अहमकाना बात थी जो वो कर रही थी। वो और फैरी, वो तो आज तक इससे बच्चों की तरह ट्रीट करते रहे थे, और फैरी कतई नहीं। ये सब सम्भव के अपने जहन की इख्तराज है। फैरी तो इन्हें अंकल कहती है। और प्लीज़, मीनू ने फिर इल्तजा की, आप कहीं ना कहीं तो शादी करना ही है ना सम्मो आपा के बाद, चाहे वो कोई भी हो। मैं ना सही, फैरी ही सही, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? और फैरी का दिल टूटने से बच जाएगा। तैमूर ने गहरी नज़रों से उसे देखा। तुम मोहब्बत के दर्द से आशना हो। मीनू, मैंने गलत तो नहीं कहा था। जिनका अपना दिल टूटा होता है वो दूसरों के दिल को टूटने नहीं देते। आप भी तो दर्द आशना हैं, फिर क्यों नहीं फैरी के दिल को टूटने से बचा लेते? मैं इसके लिए तो खुद को तैयार नहीं कर पाता मीनू, उन्होंने कतई अंदाज में कहा, और खड़े हो गए। ये अलग बात है कि तुम मेरी रफ़ाकत मंजूर नहीं, ये कोई जबर की बात नहीं मीनू। अगर तुम्हारा दिल इस बात को नहीं मानता तो ना सही। मैं जानता हूँ कि किसी की मोहब्बत को दिल में बसाकर किसी दूसरे का साथ देना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, इसने तड़प कर इन्हें देखा। आप गलत समझ रहे हैं, आप नहीं जानते, आपको क्या खबर मेरे दिल। इसने बात अधूरी छोड़ दी। तैमूर की नज़र उसे ही खोज रही थी। वो पूरी आंखें खोले इसे देख रही थी। रोई रोई सुर्ख आंखें क्या कह रही थी, उन्होंने समझने की कोशिश की। वो क़यामत आंखें, वो बला की खतीब आंखें क्या कह रही थी, क्या बता रही थी। वो समझे तो इंकशाफ का ये लम्हा उन्हें एकदम अमीर कर गया। ये एक साथ, ये सारा कमाल इसी एक साथ का था। लम्हों में उन्होंने उम्रों का हिसाब कर लिया था। उन्हें दुख हुआ था। उन्होंने यूं ही 17 बरस एक शराब के ताक़ुब में गुजार दिए थे, जबकि ठंडे मीठे पानी के चश्मे तो उनके करीब ही उबल रहे थे। कैसे अंधे थे वो कि इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया था। और अगर मोहब्बत के अज़ाबों को कोई जज़ा भी होती है तो ये लम्हा, ये साथ उसकी मोहब्बत की जज़ा थी। वो अश्क भर जो बरसे उसके सीने में घुटे जा रहे थे, उनकी आंखों में तैरने लगे। वो एक कदम आगे बढ़े और बेइख्तियार इसके हाथ थाम लिए। मीनू, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं, मुझे ये बताया क्यों नहीं? उन्होंने बेबसी से इसे देखा और अपने होठों को बेदर्दी से दांतों तले कुचल डाला। ये क्या हो गया, कैसे जान लिया?
انہوں نے وہ راز جسے 17 برسوں سے اس نے چھپایا ہوا تھا۔ اچھی دوست تھیں تم، وہ ہولے سے ہنسے۔ دوستی کا دعویٰ بھی کرتی رہیں اور اپنے راز بھی چھپاتی رہیں۔ راز بھی وہ جن کا تعلق براہ راست مجھ سے تھا۔ اب جو بھی ہو، اس نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے چھڑا لیے۔ آپ وعدہ کریں کہ آپ فیری سے۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا مینو، انہوں نے سختی سے کہا، اور کم از کم اب تو اپنے آپ کو مزید دھوکہ نہ دو۔ اور تم فیری سے ہمدردی نہیں، دشمنی کر رہی ہو۔ وہ مجھ سے آدھی عمر کی بھی نہیں ہے، اور یہ جو سمو نے تم سے کہا ہے نا، تو سب اپنے ذہن کا اختراج ہے۔ فیری کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ تیزی سے باہر نکل گئے اور وہ وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اب وہ سمو آپا کو کیا منہ دکھائے گی، کیا کہے گی وہ ان سے؟ بیچاری فیری، نہیں، میں اس کا دل نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ میں سمو آپا سے کہتی ہوں، وہ خود بات کریں ان سے، وہ یقیناً سمو آپا کی بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے آنسو پوंچھتی ہوئی باہر نکلی اور پھر وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ برآمدے میں ہی سمو آپا اور تیمور کھڑے تھے۔ تیمور غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ وہ وہیں اسے پلٹ آئی۔ جانے سمو آپا نے کیا کہا تھا اور تیمور نے کیا جواب دیا تھا، اسے خبر نہ تھی۔ شاید تیمور مان گئے ہوں، شاید نہ مانا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچتی رہی۔ رات کھانے کے لیے بھی باہر نہ آئی تو اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے بھوک نہیں، اور صبح بھی وہ سب کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ کر کے کالج چلی گئی اور کالج سے آ کر کمرے میں گھس گئی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ تیمور چلے گئے یا ابھی بھی یہیں ہیں۔ پھر 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ اماں سے اسے پتہ چلا کہ سمو اور ٹیپو چلے گئے ہیں۔ وہ کالج گئی ہوئی تھی تو نادر آ کر اسے لے گئے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کا نہ پوچھ سکی اور نہ ہی اماں نے کچھ بتایا۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی تو اس کا دل بھر آیا۔ یقیناً سمو آپا نے تیمور کو منا لیا ہوگا اور اب فیری کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہوں گی۔ سارا دن اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرتا رہا۔ تو یہ تھے اس کے نصیب۔ ایک سمو آپا تھیں کہ بچپن سے اب تک جو کچھ انہوں نے چاہا تھا، اور ایک وہ تھی کہ جو چاہا پا نہ سکی۔ ہمیشہ سے، بچپن سے ہی آپا اس کی پسند کی چیزیں ہتھیاتی آئی تھی، اور اب خود ماں سے ہٹ گئی تھی تو اپنی بیٹی کو آگے بڑھا دیا تھا۔ جیت تو ہمیشہ انہی کی ہوئی تھی۔ وہ جب اور جس مہرے کو چاہتی پیٹ لیتی تھی، وہ رات اچھی طرح سے سو نہ سکی تھی، اس لیے صبح اس کا کالج جانے کا موڈ نہ تھا۔ وہ یوں ہی بستر پر پڑی رہی۔ بوا چائے رکھ گئی تھیں، وہ بھی میز پر پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر میز پر رکھی ہوئی چائے کو دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ نگاہیں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ تنویر دروازے پر کھڑا شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تینی، تم کب آئے؟ ہم رات سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ نادم سی ہو گئی۔ آؤ نا مینو، میں آپ سے سخت ناراض ہوں، آپ نے اچھا وعدہ نبھایا۔ سوری تنویر، وہ افسردہ سی ہو گئی۔ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی۔ تم بے فکر رہو، فیری بہت اچھی ہے۔ تیمور بہت خوش رہیں گے اس کے ساتھ، اور آپ بھی خوش ہیں۔ تنویر نے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ظاہر ہے میں بھی خوش ہوں۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ اوہ مینو، اس نے مٹھیاں بھینچی۔ آپ بہت بے وقوف ہیں، بلکہ ایک دم پاگل ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر حالات آپ کے اختیار میں نہ ہوں تو مجھے بلا لیجیے گا، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اماں اور میں سیدھے یہاں آنے کے بجائے پہلے تیمور بھائی کے ہاں چلے گئے اور ان سے آپ کی حماقتوں کا پتہ چلا۔ پھر وہاں فون پر ہی ماموں جان سے مذاکرات ہوئے اور سب کچھ طے پا کیا، لہٰذا اس نے شوخی سے اسے دیکھا۔ آج کالج سے چھٹی کریں، بلکہ ہمیشہ کے لیے چھٹی کر لیں۔ آج رات کو آپ کا اور تیمور بھائی کا نکاح ہے۔ رخصتی 2-4 روز میں ہوگی، کیونکہ نکاح ذرا ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ اور وہ فیری، اس نے اٹک اٹک کر کہا، وہ فیری تو بہت خوش ہے کہ اس کے اور تیمور انکل اور مینو آنٹی کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ ایک پاکستانی شادی میں شریک ہو سکے گی۔ اس لیے تو رخصتی میں کچھ دن رکھے ہیں تاکہ ساری رسمیں ہو سکیں۔ اور تیمور بھائی تو رخصتی بھی شاید نکاح کے ساتھ ہی۔ اور سمو آپا، وہ تو بہت ناراض ہوں گی۔ ہاں، لیکن ان کی ناراضگی کی پرواہ کسے ہے؟ تیمور بھائی اپنا ٹرانسفر کروا رہے ہیں اور وہ آپ کو لے کر چلے جائیں گے کراچی، سمو آپا کی دسترس سے دور۔ جناب بھابھی صاحبہ، آپ کی سمجھ شریف میں، اوہ، منزلیں ایک دم سحال ہو گئی تھی اور ہواؤں کے رخ بدل گئے تھے۔ اس کے چہرے پر دھنک رنگ پھیل گئے اور تنویر جو ابھی ابھی اندر آئے تھے، اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔